जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में अभी हम आप लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो कि आज सिंधु सभ्यता भाग 6 होगा। और इसके पहले सिंधु सभ्यता भाग 5 तक मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता भाग 6 को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आइए सिंधु सभ्यता भाग 5 जो कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था, देखते हैं उसमें क्या पढ़ाया गया था। एक बार उसका रिवीजन करते हैं, फिर सिंधु सभ्यता भाग 6 को पढ़ा जाए। तो दोस्तों, कल हमने देखा था सिंधु सभ्यता भाग 1 में धौलावीरा जो स्थान है, यहाँ से हम लोगों का प्रश्न स्टार्ट हुआ था। और धौलावीरा में सबसे पहला प्रश्न आया था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर बना था दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। कौन सा स्थल था? धौलावीरा। फिर अगला प्रश्न बना था, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। कहाँ पे? धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। अगला प्रश्न बना था, धौलावीरा की खुदाई किसने किया था या किसके द्वारा कराई गई थी। तो दोस्तों, धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और अगला प्रश्न बना, धौलावीरा से क्या मिला था। तो दोस्तों, धौलावीरा से स्टेडियम मिला था। धौलावीरा से स्टेडियम मिला था। अगला नगर आया सुरकोटदा। सुरकोटदा का पहला प्रश्न बना था, सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर है और इस उत्खनन किसने करवाया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न बना, सूत कांगेडोर में किसका कंकाल मिला था। तो दोस्त, सूत कांगेडोर में घोड़े का कंकाल मिला था। फिर अगला नगर आया लोथल। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न बना था, युगल समाधान कहाँ मिला था। इसका उत्तर बना था, युगल समाधान लोथल में मिला था। अगला प्रश्न बना था, लोथल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न बना था, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका उत्तर बना, लोथल भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। अगला प्रश्न बना था, लोथल में क्या मिला था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था और यहाँ दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता के जितने भी दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन जो लोथल मिला था यहाँ पर जो दरवाजे खुलते थे वो सड़क के तरफ खुलते थे, यानी दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। अगला प्रश्न बना, फारस की मोहर कहाँ से मिली थी। इसका उत्तर बना था, फारस की मोहर लोथल से मिली थी। अगला प्रश्न बना था, नापने वाला वाट कहाँ से मिला था। तो दोस्तों, उत्तर था, नापने वाला वाट लोथल से ही मिला था। अगला प्रश्न बना था, लोथल कैसा शहर था। तो दोस्तों, लोथल एक औद्योगिक शहर था और यहाँ पर एक सिंघीय बैल मिले थे। यहाँ एक प्रश्न और बनेगा कि एक सिंघीय बैल कहाँ पे मिले थे। तो आप उत्तर देंगे, एक सिंघीय बैल लोथल से मिले थे। और दोस्तों, लोथल एक औद्योगिक शहर था। फिर अगला प्रश्न बना रंगपुर के बारे में कि धान की भूसी कहाँ से मिली थी। तो दोस्तों, उत्तर देंगे, धान की भूसी रंगपुर से मिली थी। अगला प्रश्न बना, रंगपुर कहाँ स्थित है। इसका उत्तर बना था, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ा में मादर नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न बना, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ एक स्थान है, वहाँ पर हिंडन नदी है। हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर था।
अगला प्रश्न बना, राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर देंगे राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता के विशेषताओं के बारे में बताया था। तो दोस्तों इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आज का जो क्लास चलेगा सिंधु सभ्यता भाग 6, उसमें सिंधु सभ्यता की और सारी विशेषताएं बताई गई हैं। तो आइए कल हमने जो आपको विशेषता बताया था सिंधु सभ्यता के बारे में, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले विशेषता में यह प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति पर बना नगर था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। ग्रिड पद्धति क्या होता है मैंने आपको बताया था पूरे विस्तृत रूप में। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी, यानी बहुत ही बेहतर ढंग से जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। फिर विशेषता में अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर को खुलती थीं? इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां सामने को नहीं खुल करके पीछे की तरफ खुलती थीं। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने जो आप लोगों को सिंधु सभ्यता भाग 5 के बारे में पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लिया गया। अब आइए आज हम लोग दोस्तों सिंधु सभ्यता भाग 6 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए दोस्तों चलिए सिंधु सभ्यता 6 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता भाग 6 में विशेषताओं के बारे में सबसे पहले बताया गया है, और कल हमने आपको कुछ विशेषताएं कल के चैप्टर में आप लोगों को बता दिया था, और आज कुछ विशेषताएं बच गई थी कल के चैप्टर में, तो आज हम आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले सिंधु सभ्यता के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, लोथल नगर घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर पहले भी मैं बताया हूँ, लोथल नगर के जो घर के दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी वो सड़क की तरफ खुलते थे। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे? सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 भागों में बटे हुए थे। एक था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। तो सबसे पहला प्रश्न बना, लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, और सिंधु सभ्यता के जितने भी घर बने हुए थे शहर के, उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 भागों में बटे हुए थे, पहला उच्च भाग और दूसरा निम्न भाग। लेकिन आइए दोस्तों हम आपको उच्च भाग और निम्न भाग को एक पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि उच्च वर्ग क्या होता था और निम्न वर्ग क्या होता था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आपके सामने एक पिक्चर है जो कल हमने इसको दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूँ। कल हमने आपको बताया था कि यहाँ की सड़कें कैसे बनी होती थी, और इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सड़कें सीधी थीं, बीच में एक चौराहा था और वहाँ से जो सड़कें कटी हुई थी एल टाइप की या 4 भागों में बट गया था। सड़कें सीधी थी और सड़कों के जो बगल में नालियाँ होती थी वो पक्की होती थी, सड़कें पक्की बनी हुई थी, और पक्की ईंटों से इसका विकास हुआ था सिंधु सभ्यता का। और दोस्तों इसमें ध्यान देंगे 2 चीज़ दिखाई दे रहा होगा आपको। एक यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा बड़ा भाग, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ये नीचे होता था, ये स्थान नीचे हुआ होता था। और सामने आप जो देख रहे हैं छोटा सा बाएं साइड में,
ये छोटा सा स्थान ऊंचाई पर हुआ करता था और सबको दुर्ग से ये घिरा हुआ होता था। तो जो ऊंचाई पर यह स्थान देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और जो नीचे का आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पर लोग निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो भागों में समाज को बांट दिया गया था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। तो प्रश्न आएगा कि सिंधु सभ्यता के समाज को कितने भागों में बांटा गया था, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज को दो भागों में बांटा गया था, पहला उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इस पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमने समझा दिया कि उच्च वर्ग लोग कहाँ पे रहते थे और निम्न वर्ग के लोग कहाँ पर रहते थे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको समझाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहर दो भागों में बटे हुए थे, और मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया कि जो निचला हिस्सा हुआ था उसे निम्न भाग कहते थे या निम्न वर्ग कह सकते थे, वहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे, और जो ऊंचला यानी ऊपर का भाग होता था वो उच्च भाग होता था और वहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे। फिर अगला प्रश्न बना कि बृहद स्नानागार कहाँ पर मिला था। तो दोस्तों इसका उत्तर है बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। तो यहाँ पर तीन प्रश्न बन गया। लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? उत्तर देंगे लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर दो भागों में बटे थे, पहला उच्च भाग और दूसरा निम्न भाग। फिर अगला प्रश्न बना बृहद स्नानागार कहाँ पर मिला। तो दोस्तों इसका उत्तर बना बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला प्रश्न बन रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। सिंधु सभ्यता का स्थल सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है और सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। अगला प्रश्न बन रहा है सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का तीसरा बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। इस प्रकार से चार बड़े स्थल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न आया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। फिर अगला प्रश्न आया सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है। उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। और दोस्तों सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। इसका उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। फिर इसी में अगला प्रश्न बन रहा है चांदी का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे चांदी का सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। चांदी का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो दोस्तों उत्तर देंगे चांदी का सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी आपको सिंधु सभ्यता के विशेषताओं के बारे में बताया। और आगे चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कृषि और पशुपालन की स्थिति क्या थी सिंधु सभ्यता की। यानी सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन की क्या स्थिति थी, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न बन रहा है इससे संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत राजस्थान के कालीबंगन से मिले थे। यानी
राजस्थान में एक जगह था कालीबंगन, वो इलाका का नाम था। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जुते हुए खेत मिले थे। प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत राजस्थान के कालीबंगन वाले इलाके से मिला था। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है। चूँकि दोस्तों ध्यान देंगे, जब खेत जुते हुए मिल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर खेती होती थी। तो प्रश्न बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन से थे। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं थी। फिर अगला प्रश्न बना, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों चावल के साक्ष्य लोथल, ध्यान देंगे सिंधु सभ्यता का एक स्थान था जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, लोथल और रंगपुर। रंगपुर भी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थान है। तो लोथल और रंगपुर भी चावल के साक्ष्य मिले थे, यानी चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर वाले इलाके में मिले थे। तो प्रश्न बनेगा कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो आप उत्तर देंगे चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर वाले इलाके से मिले थे। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ध्यान देंगे इमारत की बात की जा रही है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में थी, और वो कौन थी, अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो थी, जो अन्नागार के रूप में मिली थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो मिली, जो कि अन्नागार के रूप में मिली थी, यानी कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। अगला प्रश्न बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन से पशु पाले जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन से पशु पाले जाते थे। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भैंस और बैल पाले जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भैंस और बैल पाले जाते थे। तो प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन से पशु पाले जाते थे। तो आप उत्तर दे सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भैंस और बैल पाले जाते थे। अगला प्रश्न आया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिले था। ध्यान देंगे घोड़े की बात की जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण सूतकोटदा एवं कालीबंगा और लोथल से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण देखिए 3 जगह से मिल रहा है, पहले सूतकोटदा, दूसरा कालीबंगा और तीसरा लोथल। तो प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण सूतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिला था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन के बारे में हमने अभी आपको बताया। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक विशेषताएं यानी धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले थे कि नहीं मिले थे। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं उर्वरता देवी का पूजा करते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और उर्वरता देवी की भी पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा करते थे। तो प्रश्न बन रहा है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं उर्वरता देवी की पूजा करते थे। तो आप उत्तर देंगे जी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा करते थे। तो दोस्तों धार्मिक विशेषताएं में 2 प्रश्न बन गया,
सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले थे कि नहीं मिले थे? इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले थे। और अगला प्रश्न बना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और उर्वरता देवी की पूजा करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना जी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं उर्वरता देवी की पूजा करते थे। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा की साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष की भी पूजा की जाती थी और दोस्तों शिव पूजा भी किया जाता था। वृक्ष पूजा और शिव पूजा दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है? तो आप उत्तर देंगे, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। ध्यान दीजिए, मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जा रही है, उर्वरता देवी की पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता में की जा रही है, वृक्ष पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में किया जा रहा है और शिव पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, कुबड़ वाला साँड़ किस सभ्यता से मिला था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, कुबड़ वाला साँड़ सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था। कुबड़ वाला साँड़ सिंधु घाटी वाले सभ्यता से मिला था। कुबड़ वाला साँड़ सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। प्रश्न बना, कुबड़ वाला साँड़ किस सभ्यता से मिले? तो दोस्तों आप कह सकते हैं, कुबड़ वाला साँड़ सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। अगला प्रश्न, दाढ़ी वाले साधु कहाँ से मिले थे? दाढ़ी वाले साधु कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, दाढ़ी वाले साधु मोहनजोदड़ो से मिले थे। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से मिले थे। कुबड़ वाला साँड़ किस सभ्यता से मिला? तो दोस्तों कुबड़ वाला साँड़ सिंधु घाटी सभ्यता से मिल रहा है। और दाढ़ी वाला साँड़ कहाँ से मिला? तो दोस्तों दाढ़ी वाला साँड़ मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला प्रश्न बना, किस सभ्यता के समय मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था? किस सभ्यता के समय में मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पे स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों ऐसे मोहर बना होता था, आप ऐसे कर सकते हैं वर्गाकार में या गोलाकार में। तो इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था इस प्रकार से। तो प्रश्न पूछ रहा है, किस सभ्यता के समय मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था? तो आप उत्तर दे सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें बनी हुई थी उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे और इनके प्रमुख देवता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ, जल, पृथ्वी देवी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो आप कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? सूर्य की उपासना करते थे। और इनके प्रमुख देवता में मातृ देवी, प्रमुख देवता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ, जल, पृथ्वी देवी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति की पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे और इनके प्रमुख देवता में मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जल की करते थे, पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे और प्रकृति की भी पूजा करते थे। इस प्रकार दोस्तों आप कह सकते हैं, प्रकृति की पूजा, वृक्ष की पूजा, लिंग की पूजा, पृथ्वी देवी की पूजा, पशुपतिनाथ, जल, मातृ देवी और सूर्य की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। एक बार और रिवीजन करिए,
सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे और इनके प्रमुख देवता में मातृदेवी, पशुपतिनाथ, जल, पृथ्वी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति की पूजा करते थे। तो दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न था। आइए एक बार सिंधु सभ्यता भाग 6 को दोहराते हैं और सिंधु सभ्यता भाग 6 को एक बार और रिविजिंग करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न बना था, लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? मैंने आपको बताया था लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के तरफ खुलते थे। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 भाग में बटे हुए थे। पहला उच्च भाग, दूसरा निम्न भाग। और उच्च भाग क्या होता था, निम्न भाग क्या होता था, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया था। अगला प्रश्न बना था, बृहद स्नानागार कहाँ पर मिला था? तो दोस्तों उत्तर देंगे, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर था, सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर था, सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। अगला प्रश्न बना था, चांदी का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला? तो दोस्तों चांदी का साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पा से मिला था। फिर दोस्तों कृषि और पशुपालन के बारे में हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन किस प्रकार हुआ और क्या उसमें बताया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत राजस्थान के कालीबंगन वाले इलाके से मिला था। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। अगला प्रश्न बना, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर वाले इलाके से मिले थे। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। फिर अगला प्रश्न हमने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन से पशु पाले जाते थे? तो इसका उत्तर बना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भैंस और बैल पाले जाते थे। भैंस और बैल पाले जाते थे। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण सूतकोटदा एवं कालीबंगा एवं लोथल यानी 3 जगह से मिला था। किसका प्रमाण? घोड़े का प्रमाण। सूतकोटदा से मिला, कालीबंगा से मिला और लोथल से मिला घोड़े का प्रमाण। फिर दोस्तों धार्मिक विशेषताओं बारे में आपको बताया था, जिसमें पहला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले थे कि नहीं मिले थे? तो हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी एवं उर्वरता देवी की पूजा करते थे? तो इसका उत्तर बना था, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी एवं उर्वरता देवी की पूजा करते थे। फिर अगला प्रश्न बना था, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है? तो दोस्तों वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था, कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता से मिले थे? तो दोस्तों कुबड़ वाले सांड सिंधु सभ्यता से मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना, दाढ़ी वाले साधु कहाँ से मिले? तो दोस्तों इसका उत्तर है,
दाढ़ी वाले साधु मोहनजोदड़ो से मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना था, किस सभ्यता के समय मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला? तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना करते थे और इनके प्रमुख देवता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ, जल, पृथ्वी देवी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति की पूजा करते थे। इस प्रकार दोस्तों आज के चैप्टर को हमने दोहरा लिया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज आपको बताया कि लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर दो भागों में बटे हुए थे, पहला उच्च भाग, दूसरा निम्न भाग। और दोस्तों मैंने आपको बताया था बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और दोस्तों सिंधु सभ्यता का दूसरे सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है और सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और दोस्तों सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। और इसी में हमने आपको बताया, इसी कड़ी में चांदी का सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। फिर मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत राजस्थान के कालीबंगन वाले इलाके से मिला और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं हुआ करती थी। और आगे हमने आपको बताया था चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर इलाके से मिले थे और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो थी जो अन्नागार के रूप में थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। फिर मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय भैंस और बैल पाले जाते थे और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण सूतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिला था। इसके बाद मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा करते थे। फिर मैंने आपको बताया था वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है और कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था। फिर आगे बताया था मैंने दाढ़ी वाले साधु मोहनजोदड़ो से मिले थे और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था। फिर आगे हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य का उपासना करते थे और इनके प्रमुख देवता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ, जल, पृथ्वी देवी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति की पूजा करते थे। इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से, बहुत ही मन लगाकर पढ़े होंगे और आज का चैप्टर आप लोगों का तैयार हो गया होगा। लेकिन फिर कहूँगा, हर बार कहूँगा, रिविजिंग मस्ट है, याद कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुश्किल थोड़ा होता है लेकिन उसी स्पीड से बच्चे भूल भी जाते हैं, इसलिए रिविजिंग करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मेरी इच्छा है, मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग कंपटीशन में बैठिए और सफल होइए। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।